Hello, my dear students. You are most welcome here. You are watching WS Academy and हमने इससे पहले भी साइंस एंड टेक में कुछ लेक्चर्स किए। आज का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो हमने सेलेक्ट किया है बायोटेक्नोलॉजी। बट बायोटेक्नोलॉजी के लिए पता है आपको कि बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जेनेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में ये एक क्रैश कोर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो है जो आपको क्रैश कोर्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें हमने एक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स है और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ वैक्सीन बनाने के लिए, इस बार बहुत सारी मेडिसिन पे काम किया गया। इस बार जो वायरस था वो आरएनए बेस्ड था, तो डीएनए आरएनए जेनेटिक लेवल पे बहुत काम किया गया। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू बी एन फॉर एन एस्पायरेंट, फॉर एन सिविल सर्विस एस्पायरेंट, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी दैट आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि म्यूटेशंस एंड डीएनए आरएनए जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इस बार करंट अफेयर्स में भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में भी। नो डाउट आपका जो ये है, आप ये करंट अफेयर से भी जो भी कॉन्सेप्ट्स लेटेस्ट आए हैं या जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, वंस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद भी वो करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेयर यू नीड टू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन द मेन टॉपिक्स एंड द बेस ऑफ द जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो इन दिस लेक्चर we will try together that we'll try to understand each and every concept। हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एंजॉय करके आप भी पढ़ लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजीज़ है बहुत ही सिंपल है और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पिक्चर्स का यूज़ किया है सो दैट कि आप जो जितने भी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनकी वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा डायग्राम्स डाला है। अदरवाइज दीज आर वेरी फॉर सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो मैंने डायग्राम्स इंक्लूड की है सो दैट कि उनका एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्टोरियल व्यू रहे दिमाग में बेसिकली ये होता क्या है। ऐसे नाम सुन के याद नहीं रहेगा उनको, तो उनके लिए मैंने ये जो कुछ डायग्राम्स है वो भी डाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड में हम MCQs भी करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इसका हमने नाम रखा है। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले आपने 3 लेक्चर्स देखे होंगे, तो आई होप यू आर डूइंग गुड नाउ इन साइंस एंड टेक। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और अब जब भी आप न्यूज़ देखेंगे, कोई भी साइंस रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, आप उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी मेन टेक्नोलॉजीज़ है वो हमने इस क्रैश कोर्स में रखी हैं। और आपको पता है कि पहले 3 लेक्चर्स में भी आपने दो इश्यूज़ के बारे में और वो कोविड के बारे में पढ़ा। तो सेम इज़ अ केस विद दिस लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन होता है या प्लांट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नोटबुक है, नोटबुक भी ये पहले नोटबुक तो बेसिक नहीं है, ये भी किसी चीज़ों से बना हुआ है। जैसे ये भी पेजेस को बाइंड करके बना हुआ है, तो इसका भी कोई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो सेम इज़ अ केस विद ऑर्गेनिज्म। अगर एक इंसान है, ह्यूमन है, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बेसिक यूनिट क्या है जिससे ये बना है। देखिए पहले क्या होती है, सेल। पहले होती है सेल। हम सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ह्यूमन सेल का, प्लांट सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का इस लेक्चर में। पहले होती है एक सेल, और जब बहुत सारी सेल्स एक साथ जुड़ जाती है तो वो बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ जमा होते हैं, सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे हमारा हैंड होता है, हमारी लेग्स होती हैं, हमारा आर्म होता है। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ ग्रुप होते हैं तो उसको वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। और डिफरेंट सिस्टम्स या एक
जो पूरा बड़ा सिस्टम होता है, तो उससे क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेम इज़ द केस विद प्लांट, सेम इज़ द केस विद ह्यूमन, सेम इज़ द केस विद एनिमल्स। जितने भी बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। सो ये आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं दैट सेल्स और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स मेक अप टिश्यूज विच मेक अप ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स फर्दर ऑन। ठीक है, अब है कि दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। इट्स रिटन हेयर। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रो मीन्स बिफोर एंड क्रियोस मीन्स न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक में है यू मीन्स विद एंड क्रियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो न्यूक्लियस के बगैर होती है, मतलब वो न्यूक्लियस से पहले, मतलब पहला वाला स्टेज, अभी न्यूक्लियस नहीं डेवलप हुआ। दो दैट में जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे जैसे सिंपल वो होती हैं, एमोबा है, बैक्टीरिया, पैराशियम है। सिंपल वाला कोई वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिंपल फॉर्म ऑफ सेल जो होती है वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बगैर होती है, ये सिंपल होती है। इसमें जितने भी इस सेल के अंदर अपने छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनेल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। किस में होते हैं? सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल का एक बड़ा फीचर क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, जिसमें न्यूक्लियस डेवलप होगा। तो यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? हर एक चीज़ में, जो एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी हायर लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? जो भी न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आप बोलेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो वो बिखरा हुआ होता है। कहाँ? जो एक फ्लूइड होता है ना सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आगे हम देखेंगे पिक्चर में। तो वो उसी में घूम रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो वो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप स्लाइड से पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर सिंपलर मोर आर्किक सेल्स लेकिन मोस्ट बेसिक सेल ऑर्गेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लाई। डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की जो सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जो वेल डिफरेंशिएटेड हो, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जिसका जेनेटिक मटेरियल present inside the nucleus होगा। और all plant and animal cells are examples of eukaryotic cells। इतना समझ आ गया? सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे पिक्चर में एनिमल एंड प्लांट सेल्स। पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। अब देख लीजिए, इमेज आपके सामने आ रही है स्लाइड पे। अब खुद आपको पता चला होगा, देखिए ये यूकैरियोटिक सेल भी देख लीजिए और प्रोकैरियोटिक सेल भी देख लीजिए। जो यूकैरियोटिक सेल है वो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है, और यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है। जो डीएनए है यहाँ पे इसी न्यूक्लियस में है, और यहाँ पे डीएनए कहाँ पे है? बाहर है। और जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे जो ये फ्लूइड लाइक है, ये लिख के यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका जो ये कैप्सूल टाइप है, ठीक है, और इसका सेल वॉल भी है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। बाकी आपको तो कोई साइंस में तो डिग्री नहीं करनी है, तो बस आपको ये राइबोसोम्स भी इसमें भी है। और राइबोसोम्स देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियस, ये, और ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम्स है। हम आगे पढ़ेंगे इनका क्या क्या काम है। ठीक है, और ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। और आपको पता है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी जनरेट होती है सेल के लिए, फंक्शनिंग के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जनरेट होती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं, ये है, इसे लाइसोसोम्स होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। मेरा यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, ये वेल डिफरेंशिएट, उसमें वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है बहुत सिंपल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। इतना समझ आया? चले आगे देखते हैं। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखाई गई है यहाँ पे।
देखिए मटेरियल आपको कहीं पे भी मिलेगा, बट बात ये है आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, क्योंकि हाँ एनिमल्स में जो हम हैं हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होती है। अब यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूकेरियोटिक है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस है, एनिमल सेल है यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म ये है जो फ्लूइड होता है, इसका भी साइटोप्लाज्म ये है। ये बड़ा सा वैक्यूल होता है किसमें, प्लांट सेल में। आपको इस पे जाना नहीं है, बस ये रख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी है यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है। राइबोसोम है यहाँ पे भी राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, एक डिफरेंस है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेल वॉल है जो सेलुलोज से बना होता है, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल्स में होता है सेल वॉल जो सेलुलोज का बना होता है, वो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट्स में क्या बड़ी डिफरेंस है, यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना हुआ होता है, यहाँ पे नहीं होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेलुलोज का बना होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिससे वो फिर फोटोसिंथेसिस करता है। इतना समझ आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखे देखो, न्यूक्लियस जो है इसमें सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये क्या करता है, कोड इसमें होता है, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें आगे देखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये एक सेल ऑर्गेनल है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं mtDNA। क्या बोलते हैं, mtDNA या मैटरनल डीएनए भी बोलते हैं। और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से सुननी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो डीएनए होता है इसको हम मैटरनल डीएनए बोलते हैं। क्योंकि जब एक ऑफस्प्रिंग बनता है, जब एक चाइल्ड होता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो जेनेटिक्स कहाँ से लेता है, अपने पेरेंट्स से लेता है, हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। बट एक चीज़ है वो सिर्फ अपनी मदर से लेता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो बच्चे का होता है वो सिर्फ माँ से आता है। तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में और भी देखोगे, और इससे पहले भी होता था, उसका नाम है एक टेक्निक 3 बेबी टेक्निक। क्या है, 3 बेबी चाइल्ड होता है, 3 पेरेंट बेबी होता है, 3 पेरेंट चाइल्ड, 3 पेरेंट बेबी होता है। आपको पता है वो क्या होता है, 3 पेरेंट बेबी होता है। दैट मीन्स नाम से ही पता है उसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। देखिए अब आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सिर्फ मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। अब कुछ ऐसी डिजीज़ है, अगर किसी फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया कुछ थोड़ा सा फॉल्टी है, थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट है, तो जेनेटिक्स में थोड़ा सा फॉल्ट होना भी बहुत सारी डिजीज़ का बायस बन जाता है। तो उस वजह से उस मदर में कोई डिजीज़ है, आप इतनी टेक्नोलॉजी है, आप डॉक्टर्स को पता चलता है दिस डिजीज़ इज़ ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट। तो दैट मीन्स उसका माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है। फिर क्या करते हैं काम, जो ऐसी टेक्निक एक आई है जिसमें जो बच्चा होता है उसका जो जेनेटिक मेकअप है बिल्कुल फादर और मदर से ही लिया जाता है, बट उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके लिए किसी और फीमेल का यूज़ किया जाता है, उसके लिए उसकी किसी और फीमेल से लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि वो सिर्फ मदर से ही लिया जा सकता है, फादर से नहीं लिया जा सकता है। तो बाकी तो बच्चे का जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल रहता है पेरेंट्स का ही, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है बहुत कम पार्ट, मतलब कम कंट्रीब्यूशन होता है उसका, बहुत ही कम, 0. कुछ समथिंग। तो ये हम लेते हैं मदर से, किसी और औरत से। तो इसमें आप कितने पेरेंट्स आ गए, क्योंकि डीएनए उसका उस का भी आता है, तो 3 पेरेंट्स आगे, तो वो बेबी जो होता है वो हेल्दी होता है। उसमें जो मदर का जो डिजीज़ है वो हम इससे दूर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इस टेक्निक से हम माइटोकॉन्ड्रियल ये डीएनए रिप्लेस करते हैं। और आपको पता है इसमें भी 2 तरीके हैं। आप ये अगर आप कहीं पे भी आप सर्च करें गूगल में, आपको इन डिटेल इसका पता चलेगा। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ गए थे, क्योंकि इसमें बहुत इथिकल इशू भी आया था, क्योंकि वो कैथोलिक चर्च ने भी इस पर बात उठाई थी कि अब तीसरा जो पेरेंट है फिर उस बच्चे का मतलब अपने पेरेंट्स का ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा या कुछ और ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगी। तो एक इथिक्स भी है इन्वॉल्व इसमें होता है।
लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर बच्चा वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है या डिसेबल हो जाएगा बहुत लाइफ लॉन्ग के लिए, उसे बेटर है कि वो एक हेल्दी बेबी बने। और हम यूज़ करी थी 3 पेरेंट्स का और देखा गया है वो ठीक ठाक भी है। और लेकिन ये एक भी इशू था कि पता नहीं फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम मत आ सकती है, बट ये एक कॉन्सेप्ट था क्या 3 पेरेंट बेबी का। अब देखिए जो हमने पढ़े ना बहुत सारे नाम सेल ऑर्गेनेल्स के, जैसे साइटोप्लाज्म का पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा, राइबोसोम्स का पढ़ा, न्यूक्लियस का पढ़ा। यहाँ पे हम देखेंगे मेन फंक्शन देखेंगे उसकी, क्योंकि पता होना चाहिए आइडिया कि एक बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। तो आप खुद भी स्लाइड पढ़ लीजिए। देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनके स्पेस में जो वहाँ स्पेस होती है ना उसमें वो भरा होता है, फिल होता है उस स्पेस में। इसमें न्यूट्रिएंट्स ये कैरी करता है फॉर ऑर्गेनल्स को ग्रो करने के लिए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कम्प्लेक्सली फोल्डेड ऑर्गेनल होता है जो रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेट और प्रोड्यूस करने के लिए, किसके, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या बाकी रेगुलेट भी करता है प्रोटीन्स को। यूजुअली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये नियर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलेट और प्रोड्यूस करता है किसको, प्रोटीन्स को। तो ये कहाँ किसके पास नज़दीक होता है, यूजुअली न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन साइट, क्योंकि अब आगे मैं आपको बोलूँगी कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन वो बनते कहाँ पे हैं, राइबोसोम्स पे ही बनते हैं सेल में। अब देखिए सेल इतना छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की जो भी बॉडी है, जो भी फंक्शन होती है, बिल्कुल इसी छोटे कैसे हर एक सेल में ये सारा मैकेनिज्म होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं उसको प्रोटीन प्रोडक्शन साइट भी बोलते हैं। टाइनी स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है, क्योंकि मैंने बोला वो भी न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, वो भी रेगुलेट और ये करता है, प्रोडक्शन करता है किसकी, प्रोटीन्स की। तो वो कौन करता है, राइबोसोम ही करता है। वहाँ पे भी उस पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम होता है, और साइटोप्लाज्म में भी अलग से राइबोसोम होता है। जब आपने अभी यहाँ पे आपने इस इमेज में देखा भी ये राइबोसोम, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस ये पार्ट होता है सेल का जो डायरेक्ट करता है हर एक फंक्शन सेल की। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए होता है, उसमें सारा कोड होता है। ये बोलता है कि कैसे रेप्लिकेट करना है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे पहले रेप्लिकेट करते दूसरा बनना है, उसके बाद सेल को कैसे दूसरा बनना है, और सेल को फिर कैसे डिफ्रेंशिएशन करके कैसे सेल ऑर्गेनल्स बनाने हैं। तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अंदर, हम आगे थोड़ा सा इसका भी पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है आपको याद रखना, पार्ट ऑफ द सेल होता है, बिल्कुल सेल में ही होता है। और जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बिल्कुल इसी न्यूक्लियस में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बैरियर होता है अराउंड एनिमल सेल विच अलाउ सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें थोड़ा पास होता है। देखो अगर ये पूरी तरह से परमेबल होता तो कि जो अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो बाहर आ जाते, सो वो भी तो उससे तो निज़ाम नहीं चलता। तो अगर ये परफेक्टली ओपेक होता तो उससे भी थोड़ा हिंड्रेंस होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म ऐसा है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, तो ये अलाउ करता है, इसको पता है मुझे कौन तरह की जो मटेरियल्स है वो इन करनी है और कौन तरह की आउट करनी है। उसके बाद एक गोल्गी बॉडीज़ में मैंने इनको भी दिखाया, ये भी पार्ट होते हैं सेल के। ये प्रोसेस करते हैं और पैकेज बनाते हैं किसके, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। लिपिड्स भी एक ऐसा ये है जो हमारी बॉडी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे प्रोटीन्स भी होते हैं वैसे लिपिड्स भी होते हैं। तो गोल्गी बॉडी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं किसको, लिपिड्स और प्रोटीन्स को। अब आपको समझ आया कि जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है, मेन ऑर्गेनल्स है, उनका क्या फंक्शन है। आप इस स्लाइड को 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और इमेज को भी, डायग्राम्स को भी अच्छे से देख लीजिए आप ये डायग्राम, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा इन डिटेल। देखिए ये सेल है, ये कितनी डिटेल डायग्राम है। ये सेल है, ठीक। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, वो होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, जो हमने पहले पढ़ा था। आप देखिए जो क्रोमोसोम होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल है, और ये पेयर्ड फॉर्म में होता है। और देखिए ये जो होता है इससे हमने
ऐसे मैंने दिखा पा रही हूँ, ये जो है ना हमने डीएनए लिया है, क्योंकि डीएनए में होता है, क्या होता है, एक जीन लिया है हमने, डीएनए ले लिया है, एक सेगमेंट लिया है इसका। जो डीएनए होता है ना स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है कि ये कैसे, जैसे हम कॉइल को ये कर रहे हैं ना, रोल करते हैं किसी चीज़ पे कॉइल को, वैसे ही रोल करके एक चीज़ एक प्रोटीन पे इसका जो नाम है वो है हिस्टोन। आपको दिख रहा होगा इसका क्या नाम है, वो हिस्टोन है, वो हिस्टोन पे रोल करके होता है। अब देख लीजिए जो डीएनए है, एक सेकेंड, जो डीएनए है ये देखिए, हम आगे और पढ़ेंगे इसका जो ये एक स्ट्रैंड है, जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये आप छोड़ लीजिए, हम आगे पढ़ लेंगे। और इसमें जो ये कलर्ड होते हैं, ये हैं कलर्ड चीज़ें हैं, ये इनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप याद रख लीजिए, 4 तरह की डीएनए में 4 तरह की बेस पेयर्स होती हैं। एक होता है गॉनिन, दूसरा साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। गॉनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। गॉनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये 4 बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। इतना समझ आ गया? चलिए, अब क्रोमोसोम्स क्या लिखे हैं आप पढ़ लीजिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो डीएनए टाइटली कॉइल्ड होता है प्रोटीन पे, इसको हम हिस्टोन बोलते हैं, बिल्कुल हमने देखा है। और क्रोमोसोम्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल वो भी हमने देखा। ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं, ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो इज कंप्राइज्ड ऑफ 1 सुपर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, और आपने देखा कि डीएनए कॉइल किस पे अराउंड है, हिस्टोन पे, एंड देन मेनी सच हिस्टोन्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो आपको पता है, देखो डीएनए है, इसको हमने हिस्टोन पे कॉइल कर दिया ऐसे ऐसे, और ये हिस्टोन्स बहुत सारे हमको मिला के क्या बनाते हैं, फिर क्रोमोसोम मिलाते हैं, बना के क्रोमोसोम बनते हैं। तो डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स पे डीएनए बनता है, डीएनए से हिस्टोन पे फॉइल करते हैं, हिस्टोन से फिर हम क्या, इन द फॉर्म अब हम नहीं, बाय नेचर है ये, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए। हमने इतना पढ़ा डीएनए होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है इसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये देखिए डीएनए की डायग्राम, और ये बिल्कुल डिटेल डायग्राम है, ये देख लीजिए। ये 1 और 2 स्ट्रैंड्स है, बिल्कुल है। S फॉर ये शुगर से बना होता है और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। ये 2 जो साइड की स्ट्रैंड्स 2 है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी से 2 साइड से वो 2 स्ट्रेट वो होती हैं, बिल्कुल उसी की तरह 2 स्ट्रैंड्स है। ठीक है, तो डीएनए इसलिए हम उसको डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, बहुत पॉपुलर मॉडल है, और इसी मॉडल को हमेशा पढ़ा जाता है। और देखिए, ये जो बेस पेयर का मैंने बोला था, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है, देखिए यहाँ पे लिख के हैं, गॉनिन हमेशा साइटोसिन के साथ होता है बॉन्ड करके, और देखिए गॉनिन और साइटोसिन के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दिख रहा है आपको, गॉनिन हमेशा बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ होता है। एडेनिन कहाँ पे होता है, हमेशा होता है थायमिन के साथ होता है। ये बेस 4 बेस पेयर्स आपने पढ़े थे, इससे पहले भी हमने पढ़े डायग्राम में। तो आगे देखते हैं। डीएनए को हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारा जेनेटिक कोड होता है, इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं। विच आर नेक्स्ट, तो ये क्या होता है जेनेटिक कोड, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ऑर्गेनिज्म को ग्रो कैसे करना है, डेवलप कैसे होना है, सर्वाइव कैसे करना है, और रिप्रोड्यूस कैसे करना है। और डीएनए कैसे करता है, ये बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन्स बनाता है, फिर जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेजेस भेजता है, कैसे क्या प्रोसेस करनी है, हम आगे और पढ़ेंगे। फॉर सिंपली अंडरस्टैंड दैट प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। तो इसीलिए हम आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, हम उससे आपको एक अंदाज़ा आएगा कि प्रोटीन्स का कितना फंक्शन है। ये बस एक प्रोटीन हमने बोल दिया, बस इतना नहीं है, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत फ़ायदा देते हैं, अलग अलग तरह से। पढ़ लीजिए आप।
Many would associate them with muscles, but they are also aid in the production of enzymes. आपको क्या लगता है बस मसल्स को बनाने में जैसे प्रोटीन डाइट खाते हैं? नहीं, ये हमें प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में भी फ़ायदा देता है, which are responsible for conducting all chemical processes and reactions within the body. So it could be derived that protein synthesis is responsible for all activities carried on by the body and it is controlled by the genes. और ये क्या बोलते हैं? सो इट कुड बी डिराइव्ड दैट प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल ऑल एक्टिविटीज. तो इससे हमें पता चलता है जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो जैसे डीएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन डीएनए में पूरा कोड होता है. दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक जो एक्टिविटी होती है बॉडी में उसके लिए. और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए है, ये किससे कंट्रोल कौन करता है इनको? जीन्स. क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जिनमें एक कोड होता है, तो वही कंट्रोल करते हैं इस सारी प्रोटीन सिंथेसिस को. तो याद रख लीजिए, डीएनए इज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जेनेटिक कोड सारा इसी में होता है. तो फेमस डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और उसको पढ़ाया जाता है. अब साइलेंट देख लीजिए, डायग्राम आपने देख ली. इट्स अ ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर. बिल्कुल है ट्विस्टिंग, आपने देखा ट्विस्ट करके था. मेड अप ऑफ 2 पॉलीमर चेन्स. द बैकबोन ऑफ ईच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट. बिल्कुल था. एंड कनेक्टिंग लेडर्स ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड. अंदर इसकी नाइट्रोजन बेस कनेक्टेड थी. बिल्कुल थी. द फिगर ऑफ शोइंग बैकबोन मार्क विद एस एंड पी, मैंने आपको दिखाया किसे शुगर एंड फॉस्फेट्स थे. और पॉलीमर चेन कंप्राइज ऑफ स्मॉल मोर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड किसको हम बोलते हैं? तीन चीज़ें जब मिलती हैं, तीन चीज़ों को एक साथ जब होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ये 3 पार्ट्स क्या है न्यूक्लियोटाइड के? एक तो शुगर बेस, राइबो शुगर होता है, बिल्कुल शुगर था इसमें, फॉस्फेट भी मॉलिक्यूल हमने देखा, और नाइट्रोजन बेस. और जो ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं उस एक सेगमेंट को क्या हम बोलते हैं? उस एक सेगमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. और जब बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स मिलते हैं उनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं. 4 तरह की नाइट्रोजन बेस देखी. एडनिन देखा, ए थायमिन देखा, टी गोनिन, जी एंड साइटोसिन सी. और हमेशा एडनिन थायमिन के साथ हमने देखा और गोनिन दिस साइटोसिन के साथ देखा. यही बनाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल. ठीक, अब हम देखेंगे जीन्स और अलील्स क्या होते हैं. जीन्स आपको पता है जो हमारा कौन सा कलर होगा, हेयर का कौन सा कलर होगा, हाइट कितनी होगी, ये स्किन का क्या कलर होगा, ये सारा कुछ कौन रेगुलेट करता है? जीन करता है. क्यों कैसे करता है? क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो बना होता है सीक्वेंस ऑफ जीन से. सीक्वेंस ऑफ जीन जब मिलती हैं वो तो डीएनए बनता है. डीएनए फिर हिस्टोन के इर्द गिर्द घूमा होता है, बहुत सारे हिस्टोन्स मिलते हैं तो वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में. ये हमने अभी देखा. ठीक है, तो जो जीन्स होते हैं यही सारा ये हेरिडिटी मार्कर्स होते हैं. ये क्या करते हैं? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसी से लेते हैं. ईच जीन इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक जीन में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबिन जीन से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, और दूसरे जीन फॉर इंसुलिन के लिए होता है. ऐसे ही डिफरेंट. और जीन नेचुरली कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर्स. ठीक है, अब देखिए अलील क्या होता है. जीन तो हमने पढ़ लिया, डीएनए में होता है, सीक्वेंस ऑफ जीन्स होते हैं जो हेरिडिटी मार्कर्स होते हैं. बट अलील क्या होती है? ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है. अलील होती है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन which correspond to the same characteristics but provide for variations in that characteristic. For example, characteristic होता है एक फीचर. फॉर एग्जाम्पल कोई जीन क्या करता है काम? हाइट के बारे में. एक जीन एसोसिएटेड विद हाइट. पर्टिकुलर जीन को क्या काम है? हाइट का बताना, मतलब हाइट का कोड रखना कि कितनी हाइट होगी, इसमें शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, मीडियम साइज्ड होगा. बट जो अलील होती है, अलील हम उसको बोलते हैं वो एक फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है. मतलब वो भी रेगुलेट करती है हाइट को ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से. फॉर एग्जाम्पल इसमें पेयर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, जैसे दो होते हैं इसमें अलील्स, तो एक अगर डोमिनेंट होगी तो वही कलर आएगा, दूसरा रिसेसिव होता है, और अगर फिर दूसरा डोमिनेंट होगी तो वो कलर आएगा. अगर दोनों इसमें डोमिनेंट होगी तो फिर मिक्सड कलर आता है. तो हम आगे देखेंगे. तो अलील्स आपको याद रखना है, ये ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है. ये भी बिल्कुल उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये करते हैं काम. एक जीन जो है हाइट के लिए काम करता है, जो अलील उसकी होती है वो भी हाइट के लिए काम करती है. लेकिन अगर वो डोमिनेंट हुई, उसमें जो जीन में हाइट का बताया गया कि जैसे लार्ज साइज है, लेकिन अलील में क्या होगा कि मीडियम साइज का होगा. थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल हैन है, उसका एक पर्टिकुलर जीन है जो कलर किसका दिखाता है? फेदर्स का, से ब्लैक एंड वाइट.
तो सेम जीन के दो वेरिएंट्स है, तो जीन तो एक ही है, वो हाइट दिखाता है, लेकिन इसके वेरिएंट्स दो है, किसी हैंड में वाइट आएगा, किसी हैंड में ब्लैक आएगा। अब डिपेंड करेगा इसकी कौन सी एलील डोमिनेंट है और कौन सी एलील रिसेसिव है। जो एलील डोमिनेंट होगी उसी का कलर आ जाएगा, तो इसीलिए हम उनको एलील्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, यूजुअली न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है ना वो थोड़ा डिफ़र करती है, तो इसलिए वो डिफरेंट फिर दिखाते हैं फीचर्स। अभी देखिए codons, amino acids, peptides and proteins. While describing DNA, we said it helps with protein synthesis, a very fundamental process to sustain life. The concept of codons helps establish the link between the genes and the protein synthesis reactions. Each gene can be represented as a sequence of codons, where codons are a sequence of base pairs, meaning 3 bases combined together to form a codon. बोलते हैं कि जो कोडान क्या होता है, इसमें 3 बेसिस कंबाइन होती है तो कोडान बनता है। और कोडान पता है क्या होता है, कोडान से हमें अमाइनो एसिड बनता है, कोडान से बनता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से क्या बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है पेप्टाइड चेन। और पेप्टाइड चेन जब अंडरगो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म होता है उसमें 3D मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। तो दैट मीन्स पहले कोडान बनता है, कोडान से अमाइनो एसिड बनता है, पेप्टाइड चेन बनती है, और पेप्टाइड चेन से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, 3 डायमेंशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं। एंजाइम, पहला टाइप जो है एंजाइम है। एंजाइम की क्या फंक्शन है, ये करता है फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेस है, पेप्सिन है, जितनी भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल जो भी बायोलॉजिकल और कुछ केमिकल्स की आपस में रिएक्शंस होती हैं वो कौन कराता है, एंजाइम्स कराता है। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं और हमें कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या भूख नहीं लगती है, तो हमें जो डॉक्टर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो जो मेडिसिन देते हैं हमें वो एंजाइम्स होते हैं। बोलते हैं कि इससे भूख लगेगी, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। वो इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। आए समझ, जैसे पेप्सिन, वो सारा कुछ स्टोमक में बहुत सारे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, लैक्टेस है और पेप्सिन है। उसके बाद दूसरा किस्म जो प्रोटीन्स का है वो हार्मोनल है, वो मैसेंजर प्रोटीन्स दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़। आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा जो अगर हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो ऐसे सबस्टेंस होते हैं नेचुरली ऑकरिंग हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फंक्शंस होती है, हमारी ब्रेन को भी सिग्नल्स मिलती हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है ठीक ठाक चलता है। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ का खतरा होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन ये हार्मोन्स भी क्या है, ये भी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल केराटिन से क्या होता है, बाल बनते हैं, बाल में यूजुअली हम केराटिन ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब इसका मतलब ये कुछ चीज़ें बनती हैं जो हमारी बॉडी का जो एक ठोस चीज़ें होती हैं, कुछ वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, तो ये इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। या कोलेजन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टिन या मायोसिन। और ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से प्रोटीन्स काम होते हैं, जिसमें मूव होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑब्वियसली वो एक करियर है, चीज़ों को हर एक सेल तक पहुंचाता है, तो ट्रांसपोर्ट के काम में भी क्या आता है, हमें मदद करता है प्रोटीन्स ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही है। और या होता है साइटोक्रोमेस। अब हम देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जब हमने बोला जीन और एलील, मैंने आपको बोला, आप एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर से सुन लीजिए। जीन होता है, उसमें कोड होता है जो डीएनए में होता है, वो एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन बीइंग का हो, एनिमल का हो, फॉर एग्जाम्पल कलर के रिलेटेड। लेकिन जीन में क्या होती है, आपको पता है वो 2 एलील्स होते हैं। तो अब 2 में देखो 2 चीज़ें हैं उसमें। अब जो उन 2 में से डोमिनेंट होगा वही कलर दिखाएगा।
वही कलर दिखाएगा, दूसरा रेसिस जो होगा वो कलर नहीं आएगा। लेकिन दूसरे में भी वो हाइट वाला जीन होगा, हाइट तो होगी या कलर तो होगा, दैट मीन्स वो जीन वहाँ पे भी है, लेकिन उस जीन में दूसरी एलील डोमिनेंट है, क्योंकि 2 एलील्स होते हैं, तो इसलिए उसका कलर डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस। लेकिन पेरेंट तो इनका सेम है, जीन तो दोनों में आया है, लेकिन एलील्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए एक का कलर एक आता है, दूसरे का कलर दूसरा आता है। तो अब हम देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। देखिए जीनोटाइप भी और फिनोटाइप में हमने क्या सिंपली लिखा है, वो वर्ड्स लिखे हैं जो हमें बाहर दिखते हैं। जैसे वाइट है, हमें दिखेगा कलर, ब्लैक भी कलर दिखेगा, स्पेक्युलेट ये भी दिखेगा कि इसमें कंबाइंड है। और जीनोटाइप क्या होता है, ये होता है कोड जो होता है कि एलील्स तो कैसे हैं, इसमें दोनों वाइट है, डोमिनेंट है तो वाइट आ गया, ब्लैक अगर दोनों डोमिनेंट है तो इसमें कलर्ड आ गया। देखो जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। ऑर्गन्स वन इंडिविजुअल विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर ट्रेट, जो भी जेनेटिक मेकअप होता है इसमें, उनको हम जीनोटाइप बोलते हैं। इट रेफर्स टू पेयरिंग ऑफ एलील्स एंड डज नॉट कंसिडर द एक्सप्रेशन ऑफ दैट। इसमें क्या होता है, जीनोटाइप में हमें ये कंसर्न होता है कि हमें पेयरिंग ऑफ एलील्स कैसे हुई है, जैसे ये एलील्स का लिख के है, तो हमें इसमें कोई बाहर वाला कैसे दिखता है ये जीनोटाइप में नहीं आता है। जीनोटाइप का काम होता है जेनेटिक मटेरियल कैसे है, एलील्स कैसे हैं, ठीक है। और जो फिनोटाइप है, इट रेफर्स टू ऑर्गेनिजम्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट्स। तो फिनोटाइप में क्या होता है कि बाहर क्या दिखता है, ठीक है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और इसमें क्या है, देखो एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जितनी भी बहुत सारी काम हुई है जेनेटिक्स में, उसमें बहुत सारी थ्योरीज आई है, उसमें ये अब अल्टीमेटली बताया गया है कि जो फिनोटाइप है, जो बाहर हमें दिखता है, उसमें सिर्फ होना लॉजिकली तो हम सोच सकते हैं कि सिर्फ उसमें ये जेनेटिक्स का रोल होना चाहिए, जो हमारा जीन ये एलील्स फॉर्मेशन हुई है, जीन है हमारे में, हम वैसे ही होने चाहिए। लेकिन उसमें बोलते हैं कि जो फिनोटाइप होता है उसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत रोल होता है, उसमें 2 का रोल होता है। एक तो जेनेटिक फिनोटाइप में जेनेटिक्स का भी रोल होता है, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है वही आप दिखोगे बाहर से, और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। आपको एनवायरनमेंट की वजह से भी कभी कभी आप में फिर चेंज आ जाती है, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू इट। ये हमने पढ़ा बिल्कुल। उसके बाद आता है आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो कोरोना वायरस है दैट्स आरएनए बेस्ड वायरस है। वो आरएनए बेस्ड वायरस जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इनका एक स्टेज इनको कम पड़ता है ना, उनका डीएनए से पहले आरएनए बनना वो स्टेज स्किप होता है, क्योंकि डायरेक्टली आरएनए होते हैं और उनको बदलने में, उनको म्यूटेशन होने में बहुत जल्दी करते हैं, टाइम नहीं लगता इनमें, ठीक है। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड को, ठीक, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। देख लीजिए डीएनए का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए और आरएनए का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। दिख रहा है आपको, जो आपने इससे पहले देखा डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल है, दिख रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे, क्या आरएनए डबल हेलिक्स है, क्या आरएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स हैं? बिल्कुल नहीं है, एक ही है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें राइबो शुगर भी होता है और बेसिस भी होते हैं ये। लेकिन आपको पता है आप डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए होता है डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, ठीक, ये एक और ये एक है। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड है, पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस बहुत बड़ी डिफरेंस, डीएनए में होता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, जैसे हमने पढ़ा। लेकिन आरएनए में होता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। इसमें थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। किसमें? आरएनए में। तो डीएनए में होता है थायमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल। द ब्रिज बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए, दैट मीन्स अगर हमें डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, वो डायरेक्टली नहीं बनता है, वो पहले तो बीच में कौन सा स्टेज आता है, आरएनए वाला स्टेज। डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए या बाकी आरएनएस भी, और आरएनए से फिर क्या होता है, उसके बाद प्रोटीन बनते हैं। आरएनए सिमिलर होता है डीएनए में, एक्सेप्ट इसमें क्या होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है, उसमें आपको नाम से पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसमें जो नाइट्रोजन, एक तो डिफरेंस क्या है, इसमें राइबोज शुगर होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। और तीसरी एक चीज़, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और अगर हमें
अगर हमें आरएनए को टू गेट इट फ्रॉम है यहाँ पे, अगर हमें आरएनए को डीएनए से क्या करना है, लेना है, तो इसमें दो प्रोसेसेस लगती हैं। एक है, दो प्रोसेस है, एक है ट्रांसक्रिप्शन, वन इज ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा है ट्रांसलेशन। यहाँ पे ही मैं बोलूँगी, जब डीएनए क्या बनाता है, डीएनए से बनता है mRNA, फिर वो क्या करता है, मैसेजेस देता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन है ये विद इन न्यूक्लियस होता है, ये होता है विद इन न्यूक्लियस। और जो ट्रांसलेशन होता है इसमें सिर्फ mRNA बनता है, इसमें mRNA भी बनता है, tRNA भी बनता है ट्रांसलेशन में, ये आउटसाइड न्यूक्लियस भी होता है, इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये बनता है आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन विद इन न्यूक्लियस और ट्रांसलेशन आउटसाइड न्यूक्लियस होता है, तो दोनों में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही होती है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ए डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन प्रोड्यूस अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए बोलते हैं जो फिर एक मैसेंजर आरएनए होता है। और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन एमआरएनए इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन ऑकर्स एट राइबोसोम्स। तो मैंने बोला जो ट्रांसलेशन राइबोसोम्स में क्या होता है, राइबोसोम्स बोलते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन साइट्स, पहले पढ़ा हमने, राइबोसोम्स बोलते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन साइट्स। तो अब आपको पता चला क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेशन होती है, जो वहाँ पे आरएनए बनता है उसके बाद प्रोटीन बनता है, तो वो आउटसाइड न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसलिए हम राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन प्रोड्यूसिंग साइट्स, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, एमआरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक था किसका, इतना था बेसिक जेनेटिक्स का। अब अगर कोई भी टॉपिक अब होगा, देख लीजिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिमिनरी, अगर कोई भी टॉपिक होगा, हमारा यहाँ पे काम है आपको गाइडेंस करना और वो चीज़ें पढ़ाना जो आप शायद खुद प्रॉब्लम हो जाए आपको समझने में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अब अगर जब भी आप चाहेंगे आपको आराम से समझ आएगा। इतना ही था जो आपको समझना था। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो हमारा टॉपिक है अब बायोटेक्नोलॉजी, वो होता क्या है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, आप स्लाइड पढ़ लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूटिलाइज करती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या पार्ट्स को टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, इन सिंपल टर्म्स बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, मगर क्या करते हैं, उनमें कोई चेंज करते हैं, या उनको स्टडी करके फिर उनको यूज़ करते हैं, किसी छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के यूज़ करते हैं, उन्हीं के साथ, मतलब ये उन्हीं के साथ डील करते हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ डील करती हैं। तो क्यों डील करती हैं, सो दैट वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप करे या क्रिएट करे। क्यों हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेस होती थी जिनका ऐसे मेडिसिन से इलाज नहीं होता था, या टेस्ट्स बहुत सारे ऐसे नहीं होते थे। फिर जब हमने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट की, बहुत सारी डिजीज़ को हमने दूर किया बायोटेक्नोलॉजी से, बहुत सारे टेस्ट्स बन गए, जो टेस्ट प्रोसीजर्स हमने डेवलप किए उससे टेस्ट्स भी ईजिली होता है, और जो डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ है वो भी होता है, और क्योर भी हम कर सकते हैं डिजीज़ को। बहुत सारी थेरेपीज़ हमने किया। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द मेन पिलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, और ये नहीं है कि हम आज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पहले क्या करते थे लोग। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीविंग एंड बेकिंग ब्रेड और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसेस दैट फॉल विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ यीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट। आपको पता है जो यीस्ट होता है ना, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है। आपने सुना होगा कैसे हम, वो जो बेकरी शॉप वाले हैं ना, कैसे वो
यीस्ट को उस आटे में डाल के फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत टेस्टी भी होते हैं और शेल्फ लाइफ भी उनकी होती है, और मतलब डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले से था, लेकिन अब इतनी डेवलपमेंट हो गई है दैट वी रेक्टिफाई जीन्स, वी इंसर्ट जीन्स, वी कट द फॉल्टी जीन्स, एंड इवन I told you about, we discussed in detail about the 3-parent baby. That also comes under the biotechnology. So it is a technology which deals with the life systems, which deals with the biological systems, living organisms or parts of this to develop and create different products. Got it? So traditional process usually utilize the living organisms in their natural form, while the more modern form of technology will generally involve a more advanced modification of the biological system or organism. तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग 1970 में डेवलप हुआ। रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी developed rapidly because of the new possibility to make changes in the organism's genetic material. बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी नो डाउट स्टार्ट हुआ कब से, 1970 से, लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी ने ये टेक्नोलॉजिकली एक सक्सेसफुल बनाया कि हम जेनेटिक मटेरियल जीन्स को चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉलिटी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं इससे, तो तब से इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होने लगे। बहुत हर एक कंट्री पार्ट करती है, इवन इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी का मिशन है, और बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया बायोटेक्नोलॉजी में। Biotechnology deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम बहुत सारे जो मेडिसिन्स बनाते हैं इस टाइम पे एट इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, तो हम कैसे बनाते हैं वो कैसे, फिर मैंने बोला आप डिजीज़ को क्योर करते हैं, वो हम ऐसे ही वो बायोटेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, हम काम मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिक्स करते हैं मॉडिफाई किनका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोब्स का, फंगाई का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, और फिर उससे क्या हम बना सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे मेडिसिन्स बना सकते हैं। The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, water waste treatment, energy production. तो ये आप देख लीजिए कितना लार्ज रेंज है इसका। ये हम थेरेपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन बायोटेक्नोलॉजी, ये डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ये हम GM क्रॉप्स का नाम सुना होगा आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, प्रोसेस्ड फूड में काम कर सकते हैं, बायोरेमिडिएशन एनवायरमेंटल एक कॉन्सेप्ट है उसमें काम कर सकते हैं, जिसमें हम वेस्ट को ख़त्म करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट के काम कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, किससे, विद द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देख लीजिए एग्रीकल्चर में कैसे काम कर सकते हैं इसका। जैसे कन्वेंशनल फार्मिंग है, अब हम आपने रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी आई थी बेटी ब्रिंजल एंड वो कॉटन का, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आया था। तो यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर द कन्वेंशनल फार्मिंग। बोलते हैं जो भी हमें कन्वेंशनल होगा, जो हम करते आ रहे हैं कन्वेंशनल फार्मिंग में, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन, बिल्कुल हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉसिबल है। कैसे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनके थ्रू। The understanding of genetics could enable farmers to obtain maximum yield from their fields and to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment. तो अगर हम अच्छे से जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है होता है एट आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। और जो हम इनपुट्स देते हैं, फर्टिलाइज़र्स देते हैं, केमिकल्स देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, तो उनको क्या हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो फार्मर्स का इनकम है वो भी डबल हो सकता है इससे, जितना हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला हर एक टेक्नोलॉजी का देखना होता है, कुछ इश्यूज़ भी होती हैं, कुछ हैज़र्ड्स भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। इसलिए थोड़ा बीटी ब्रिंजल उसका कॉटन का भी कुछ आया था, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं होता है लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट देगा। अगर हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे, फिर जो हमारी प्योर अपनी वैरायटी होती है कहीं फिर उनमें चेंज आके फिर कुछ चीज़ प्योर ही ना रहे, तो ऐसे इश्यूज़ भी है। लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अभी काम हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने का।
जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया, मतलब किन किन को हम करते हैं? प्लांट्स को करते हैं, बैक्टीरिया को करते हैं, फंगाई को या एनिमल्स को, उनके जीन्स को क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं बाय मैनिपुलेशन। इन्हीं को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है उनका बहुत तरीक़ों से वो यूज़फुल है। उन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स को क्या हुआ, वो टॉलरेंट बन गए एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस पता है क्या है? जो नॉन लिविंग चीज़ों से स्ट्रेस होगा, जैसे कोल्ड, ड्रॉट या सॉल्ट या हीट, तो इससे जो स्ट्रेस होता था, इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ से, बहुत टॉलरेंट है वो। रिड्यूस्ड रेजिलेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है वो क्या करते हैं काम, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, तो इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है, वो प्लांट्स जो होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत टॉलरेंट होता है, बहुत हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। या इनको हम एनहेंस कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू। आपको पता है एक बासमती राइस, मुझे लगता है गोल्डन राइस में हम क्वेश्चन भी मैंने आगे रखा है, गोल्डन राइस में भी हमने कुछ चीज़ें ऐड करके ऐड की हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें लगेगा पॉपुलेशन में किसी विटामिन की ज़्यादा कमी है और हमें लगा कि किस स्टेपल फूड क्या है इसका, राइस है, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इस वैरायटी में कुछ ऐसा वो वाला विटामिन जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देगा, और जिससे कि क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन में वो जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। वैसे ही जैसे बासमती राइस था एक, उसको भी हमने विटामिन ए डाला, उसमें विटामिन ए डाला हमने उसमें। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो होते हैं वो भी कैसे हम आप ये स्लाइड पढ़ लीजिए, आपको इन डिटेल इतनी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है वो भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए। उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें पेस्टिसाइड नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपको पता है जो हम फिर फूड खाते हैं ना वो सारा केमिकल होता है। हम इतना सारा केमिकल यूज़ करते हैं, पहले तो ज़्यादा करते थे, अब थोड़ा सा आ गया है कि अवेयरनेस कि नहीं, बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये बहुत टॉलरेंट होता है पेस्ट, इनके लिए भी पेस्टिसाइड नहीं लगाने पड़ते हैं। उसके बाद मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। इनने बिल्कुल हेल्थ केयर को चेंज ही कर लिया। इट एनेबल्स मॉस प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। बहुत सारे हाई मॉस प्रोडक्शन पे ड्रग्स बन गए जो बहुत सेफ थे। द रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बहुत सारी कुछ ये रिसर्च चल रही थी, कुछ दवाइयाँ बन भी गई थी, बट वो कुछ इम्यून रिएक्शन दिखाती थी। लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई तो हमने वो जो छोटे से कुछ डिफेक्ट्स थे और जिसकी वजह से कुछ मेडिसिन बन पाता, वो डिफेक्ट्स हमने यूज़ करके, क्या बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके दूर भी कर लिए। जैसे एक एग्जांपल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आपको पता है कितनी डायबिटीज़ कितनी हाई है और डायबिटिक पेशेंट्स कितने ज़्यादा है। तो इंसुलिन को भी हमने जो बायोटेक्नोलॉजी से ये किया है, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डिसेबिलिटीज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। इंसुलिन का सब तो ये है, तो आप ये खुद पढ़ लीजिए कैसे हमने इसको DNA को यूज़ करके थोड़ा सा चेंज करके इसमें इंजीनियरिंग करके इसको भी ठीक कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इंसुलिन पे इससे पहले काम करते थे, साइंटिस्ट को बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम होती थी, उनको वो बोलते थे कि जो इंसुलिन बॉडी में जो प्रिपेयर होता है वो एक मैच्योर स्टेज का अगर हो तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब से आई तो उससे हेल्प मिला कि तो उसे ज़रूरी नहीं है कि पहले बॉडी में ये मैच्योर हो जाए वो ये, तो एक इन डेप्थ प्रोसेस आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। इसके बाद है जीन थेरेपी। ये पढ़ लीजिए, ये आता है एग्जाम में। इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज़ कैन
कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज़? जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू डू सो। अगर कोई बच्चा पैदा होता है जिसमें जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब वो ज़माना है सच में कि हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी से उसका वो ठीक करते हैं। जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। इवन एम्ब्रियो लेवल पे भी हम ये अगर एम्ब्रियो इवन कभी क्या होता है जब वो टेस्ट होते हैं, जब जो एम्ब्रियो अभी बना ही होता है, एम्ब्रियो लेवल पे भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये डिफेक्ट हो सकता है, जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये डिफेक्ट हो सकता है। और एम्ब्रियो लेवल पे भी हम डिफेक्ट डायग्नोज कर सकते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम भी कुछ लगता है जो हमें पहले डिटेक्ट नहीं होता है, तो वो पहले बाद में हमें लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें आज जीन थेरेपी से पॉसिबल है कि वो ठीक करना। जीन्स आर इंसर्टेड इन द पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज़। तो जीन्स हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, नई जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दूसरे एनिमल से उठा के, और कभी क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो अगर हमें लगता है कि इसमें किसी में क्या होता है कि कुछ जीन मिसिंग होता है या नॉन फंक्शनल होता है, उसमें उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली जेनेटिक थेरेपी से क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो इंसर्ट करते हैं। ये भी आप पढ़ लीजिए, ये इतना इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। क्योरिंग एडेनोसिन डीएमाइनेज एडीए इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को भी दूर कर सकते हैं हम जेनेटिक थेरेपी से। जो एडीए डेफिशिएंसी होती है, ये क्यों होता है, ये एक डिसऑर्डर होता है जो हुआ होता है, इससे डिलीट हुआ होता है कोई जीन जब डिलीट होता है तो इससे ये डिसऑर्डर पैदा होता है, एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए भी हम इसको बोलते हैं। तो जीन थेरेपी से क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे, ब्लड में, तो वो पेशेंट के ब्लड से ली जाती हैं, और कल्चर बोलते हैं जब हम आउटसाइड कोई टिश्यू ह्यूमन का या एनिमल का ग्रो करें तो वो ग्रो करते हैं। तो फंक्शनल एडीए इज़ देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज, तो उसके बाद हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स में, फिर हम वो पेशेंट को वापस रिटर्न करते हैं। तो if the gene isolate from narrow cells producing ADA is produced in the cells at early embryonic age, it would be a permanent cure। तो डिपेंड करेगा कि किस स्टेज पे हम क्योर करेंगे। बोलते हैं कि अगर हम इस जेनेटिक थेरेपी को, एडीए को, डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करेंगे, वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने लेटर स्टेज पे कर लिया तो फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें थोड़ा ये थेरेपी देनी पड़ती है पेशेंट को। तो यस, अगर हमारा अर्ली डायग्नोसिस ऑलरेडी बेस्ट इन एनी डिजीज़। उसके बाद है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखिए इसमें भी यही लिखा है दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ, देखिए हम क्यों बोलते हैं कि इसमें क्यों हमने बात की कि डायग्नोसिस की। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारे ऐसे टेस्ट बना लिए, टेस्ट किट्स बना लिए कि जिससे ना डायग्नोसिस ईजी, डायग्नोस्टिक जो वो होता है किट वो ईजी बन गया। तो इससे क्या होता है कि यूजिंग, जैसे हम पहले सीरम लेते थे, यूरिन एनालिसिस करते थे, तो उसमें यूरिन एनालिसिस और सीरम उसमें अर्ली डिटेक्शन ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है। तो इसमें क्या है, कुछ टेक्निक जो सम ऑफ द टेक्निक्स दैट द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, और कुछ टेक्निक्स जो है जो अर्ली डायग्नोसिस हमें दिखाते हैं कि क्या डिफेक्ट है। उनमें से क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDNA जिसको हम बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमें ये एक टेस्ट होता है जो हमें अर्ली डायग्नोस करता है। PCR जिसको हम बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, वो भी एक टेस्ट है। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये कुछ टेस्ट है जिससे हमें आज क्या अर्ली डायग्नोस मिलता है। एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कभी, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट, PCR की बात की गई, कोविड में बहुत बार की गई, तो कभी ये बोल सकता है पुट ऑड वन आउट, तो उसमें कुछ टेस्ट के नाम दिए होंगे और कुछ बाकी इंस्ट्रूमेंट या कुछ और का नाम दिया होगा, तो आपको ऑड वन आउट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए। Presence of a pathogen जैसे बैक्टीरिया, वायरस होता है, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। तो बोलते हैं कि यूजुअली अदरवाइज क्या होता है, जब हमें सिम्टम कुछ लगेगा तभी हम डिटेक्ट करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है।
However, the concentration of pathogens is already very high in the body. Otherwise, ये पहले से present होते हैं. With molecular diagnosis, very low concentration of a bacteria or virus can be detected by application of their nucleic acid by PCR. तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड में है, अगर हमें सिम्टम नहीं है और बहुत कम तादाद में कोविड का थोड़ा माइल्ड हो गया है इन्फेक्शन, तो अगर हम PCR करा लेते हैं, वो तो उस माइल्ड इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट करता है. अदरवाइज अगर हम सिम्टम का वेट करेंगे तो पता नहीं चलता है बहुत टाइम तक. तो सेम एज अ केस विद अदर डिजीज. तो ये टेस्ट जो है, टेस्ट किट्स बन गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. बट इट्स ऑल ड्यू टू दिस बायोटेक्नोलॉजी. अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ ये HIV. इसमें भी PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स. तो PCR किस में भी यूज़ होता है? दिस एड्स वाले एड्स जो होता है, HIV एड्स होता है, उसके टेस्ट में. इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू. और कैंसर पेशेंट्स में भी हम यूज़ करते हैं कि उनको यूजुअली थेरेपी देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें जो म्यूटेड जीन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. PCR इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो दैट मीन्स कि PCR में हम दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its completed DNA in a clone of cells. अब ये बोलता है कि हम कैसे करते हैं. It is followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complemented with the mutated gene. ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Antigen-antibody interaction जो है usually ये आ सकता है. Antigen-antibody interaction कहाँ पे होता है? ELISA टेस्ट में इसी प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आपने देखा HIV एड्स को डिटेक्ट करने में, कैंसर पेशेंट्स को म्यूटेटेड जीन सस्पेक्ट करने में और बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने में ये काम आता है. इलिसा में हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं. इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन. देखो दो तरह से हम देखते हैं. एक हम देखते हैं कि क्या अगर पता नहीं चला कि इसमें कोई सिम्टम नहीं आया, फिर हमने टेस्ट किया और हमारी बॉडी में उस वायरस के रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बन गई है, दैट मीन्स वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ था और इम्यून रिस्पॉन्स भी आ गया, लेकिन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में उसको इतना आगे नहीं जाने दिया है कि वो कुछ सिम्टम आए और बीमार पड़े, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुतों का अच्छा होता है. लेकिन इस टेस्ट से हमें कैसे पता चलता है? हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, क्या इस रिलेटेड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. तो और दूसरा है कि अगर एंटीजेंस का हम एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये एंटीजेंस क्या होते हैं? ये उस जो फॉरेन सबस्टेंस होते हैं जो हमारी, ये हमने कल भी पढ़ा ये कॉन्सेप्ट, जो हमारी बॉडी में आता है जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. अगर हम देखते हैं वो एंटीजेंस है क्या, अगर एंटीबॉडीज़ या एंटीजन हम देखते हैं वो है, तो फिर इसका मतलब है कि वो पैथोजन हमारी बॉडी में आया था. तो ELISA टेस्ट से भी हम देखते हैं. तो जब से ये टेस्ट आ गए तो जो डायग्नोसिस है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. तो आई थिंक बहुत है ये, क्योंकि आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अदरवाइज़ इसमें जो पार्ट 2 है वो भी है और MCQs भी है इसमें, लेकिन ये एक आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे था. आप इसका रिवाइज़ कर लीजिए और अगर हो सके आप इन डायग्राम्स को एक दो बार फिर से देख लीजिए. बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. और आप लोग इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर लिए. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होता है, कौन किस साइड पे होती है, राइबोसोम का क्या काम है, न्यूक्लियस क्या होता है, DNA क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. बिकॉज कंपटीशन इज़ सो हाई. एंड आज वो पेपर्स नहीं आते हैं कि जो आपका सिंपल पूछा जाता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, वो तो गया. अब बहुत थोड़ा सा हाई लेवल आ गया. और आप सबको पता है, फिर से मैं बोलूँगी, जैसे पैंडेमिक चल रहा था, ये सारे टेस्ट्स यूज़ हुए, ये सारी प्रोसेसेस पे काम किया गया, क्योंकि आपको पता है जो कोरोना वायरस है वो RNA बेस्ड होता है. तो RNA पे भी बहुत न्यूज़ में रहा. आपको पता होना चाहिए कि RNA होता क्या है और DNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है. और जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए. और कल हम फिर से पढ़ेंगे जो इसका आगे वाला पार्ट है, कुछ और टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे और फिर उसके MCQs करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा.
this is more than enough. This is more than enough for genetics. You need to know about the genetics. Yes, you can improve a lot. You can add to your material. आपको ये PDF फॉर्म में मटेरियल मिलेगा, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए. एंड यू जस्ट एनालाइज द डायग्राम्स. इनको बिल्कुल विजुअलाइजेशन इनको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है जो आप आराम से देख के इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ आएगा, मुझे नहीं लगता है फिर आपको कभी और ये पढ़ने की ज़रूरत है. और अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता भी है, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, दे कैन ब्रिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, बट जो आपकी ये वाली नॉलेज है, इस बेसिस पे आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और आपको वीडियोस लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही हैं साइंस एंड टेक की, आप वो भी बता दीजिए. सो हैव अ नाइस डे. टिल देन, गुड बाय.